देखिए कैसे ये जीएसटी कारपोरेट उत्पादन करने वाले मल्टीनेशनल कंपनी के साथ है और हम जैसे आम आदमी के खिलाफ है। ये छोटे छोटे जो भी व्यापार करते हैं उनके खिलाफ है। समझ लिया आपने? ये पूंजीवादी व्यवस्था है। ये समाज पर कैसे टैक्स रहना है, ये समाज की रिश्ते कैसे रहना है, वो सब कुछ कौन निर्णय करता है? पूंजीवादी व्यवस्था निर्णय करता है। अगर ये पूंजी को श्रम का बल नहीं मिलता, श्रम शक्ति वो खरीद नहीं सकता, तो पूंजी रह सकता क्या? नहीं ना? नहीं, बिना श्रम शक्ति से पूंजी नहीं रह सकती है। जितना श्रम शक्ति को वो लेता है उतना वो मजबूत बनती है। और इसीलिए मैंने बोला पूंजी और श्रम और समाज का संबंध है। देखिए असम में जो चाय बागान में आता है, वो चाय बागान से असम से वो चाय के पत्ते को लेके आके यहाँ बेचते हैं, है ना? केवल यहाँ नहीं बेचते। अब काफ़ी पिया है कभी? हमारे यहाँ तो काफ़ी बहुत मशहूर है। हाँ, वो लोग तो चाय नहीं पीते, हमारे यहाँ काफ़ी ही पीते हैं। आपने कभी यहाँ इंदौर में भी होगा ना काफ़ी डे, है? देखा है आपने? मगर उसका जो काफ़ी है, मैंने अब गए ना होंगे शायद, काफ़ी डे का जो दुकान होता है ना, उसके अंदर जाके अगर आप एक कॉफ़ी पियेंगे ना, कम से कम 150 रुपया है वो उसका। 150 रुपया का कम नहीं है। आप बोल रहे थे 50, 20, 30, वहाँ जाके दो लोग बैठ के कितना भी समय बैठ सकते हैं, वहाँ जाके पी सकते हैं। एक इतना बड़े कटोरे में दे देते हैं काफ़ी पीते रहो, बात करते रहो। 150 रुपया का एक कॉफ़ी है। वही कॉफ़ी अगर आप घर में बनाएंगे ना, आपका 10 रुपया लगेगा। अभी मुझे बोलिए, ये 150 कहाँ, 10 रुपया कहाँ, ये कॉफ़ी कहाँ, वो कॉफ़ी कहाँ, ये क्यों इतना डिफरेंस है? इसको कैसे समझते हैं हम? वही कॉफ़ी है, कोई दूसरा कॉफ़ी तो नहीं है ना? देखिए ये जो आप सुने होंगे डोसा, जो हमारा यहाँ बनते हैं ना, अगर वो डोसा आप बनाएंगे ना 50 रुपया में, अगर आप घर में ही डोसा बनाएंगे ना, आप तो कम से कम 20 डोसा बना सकते हो, राइट? 50 रुपया में। मगर वही डोसा को अगर बेंगलुरु में खाओ या दिल्ली में रोड साइड पे खाओ, तो 70 रुपया से कमी कोई एक डोसा नहीं मिलता। वो कैसे होता है? समझिए, ये औरत अगर हमारा घर में ये जो रसोई का काम करती है, खाना पकाती है, उसका तो कीमत नहीं है। अगर यही औरत जाके होटल में काम करती है ना, तो कीमत आ जाती है, उसको तनख्वाह मिल जाती है। यही श्रम जो घर में करते हैं, जो अपने लिए करते हैं, उसका मतलब ये जिम्मेदारी नहीं है, अपने लिए करते हैं। अपने लिए जो श्रम लगाते हैं हम, वो श्रम तो उसमें श्रम शक्ति को हम बेचते नहीं किसी को, मालूम हो गया? मगर जब आप जाके फैक्ट्री में काम करते हो, अगर आप जाके होटल में काम करते हो ना, वही डोसा बनाते हो होटल में जाके, वहां होटल में आपसे जो डोसा बनाते हैं वो लोग, उस समय में आपके अंदर जो श्रम शक्ति होती है डोसा बनाने का, या कोयले के कोल में फील्ड में काम करने का, या कोई सीमेंट इंडस्ट्री में काम करने का, जो आपका श्रम शक्ति होता है, उसको वो लोग खरीदते हैं। ये श्रम शक्ति का दाम कितना होना है, किसको तय करना है? कौन तय करता है? कभी सोचा है आपने? इसको छोड़ दीजिए, ये आंगनवाड़ी, भोजन माता और आशा, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ के बात कीजिए। उन लोगों को तो वो लोग मजदूरी नहीं मानते है ना, उनका तो
गौरवपूर्वक काम है, इसलिए उसको ऑनरेटिव दे देते हैं, उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ के ये बोलिए, जो भी आप जाके काम करते हो ना, आप जाके काम करते समय में आपका श्रम शक्ति को आप वहां पे व्यय करते हो, वो श्रम शक्ति का दाम कैसे फिक्स होता है, कैसे तय होता है, कौन तय करता है उसको? उस समय में बोला वो ये क्या डिमांड और सप्लाई का होता है, और मजदूर तय करता है ना, और कुछ उन्होंने बोला नहीं मालिक तय करता है, पूंजीपति तय करता है, वैसे सब कुछ बोल दिया आपने। अच्छा रहने दीजिए। जैसे ये पेन को तैयार करने के लिए उन्होंने एमआरपी लगाया ना, एमआरपी लगाते समय में उनमें टैक्स भी मिला दिया, टैक्स वो सब कुछ डाल के ये जो बेचता है ना, ये पेन तो बनता है कहाँ देखना है, बैंगलोर में भी पेन बनता है, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी पेन बनने वाला फैक्ट्री है, वहाँ से आके इंदौर में वो बेचता है, इंदौर में आने की जो खर्चा होती है वहाँ से यहाँ तक, और उसका पैकिंग का जो खर्चा होता है, पैकेट का जो खर्चा होता है, उसके बाद उसको बेचने वाला जो होता है यहाँ शोरूम या दुकानदार, उसका भी कमीशन मिले रहता है, सब कुछ मिला के उसका एमआरपी लगा देते हैं। एमआरपी लगा के उसको 5 रुपया बोल देते हैं। ये जो इसको बनाने की जो खर्चा होती है, उसमें श्रमिक का मजूरी भी मिला के, वेजेस भी मिला के, टैक्स भी मिला के, इसका जो कच्चा माल होते हैं ना उसको बनाने के लिए, उसको भी मिला के, फैक्ट्री का जो किराया होता है, जो जमीन का भाड़ा होता है, बिल्डिंग का भाड़ा होता है, जो इसे बनाने के लिए जो उन्होंने विद्युत को उपयोग करते हैं, वो सब कुछ मिला के इसका दाम 5 रुपये लिख देता है ना, उसको बोल देते हैं एमआरपी। जब वो पूंजीपति से उत्पादन होता है, उसका दाम को, उसका पूरा जो खर्चा होता है, वो जो बेचता है उसका कमीशन भी मिला हुआ रहता है उसके अंदर, एमआरपी के अंदर, वो सब कुछ मिला के उसका दाम फिक्स कर देते हैं 5 रुपया, कॉस्ट टू दी कंपनी बोल देते हैं उसको। इसके अंदर उसका भी मुनाफा रहता है, इसका मालिक जो होता है ना पेन का, उसका भी मुनाफा रहता है ना, मगर वो 10 रुपया में उतना आकर्षक कवर पे उसमें 1 ग्राम का भी लिख के सब कुछ, उसमें क्या क्या है, मूंगफली के अंदर क्या क्या डाला है वो सब कुछ लिख के, उसमें फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, उसको खाने से क्या होता है, आपको सब कुछ लिख के आपको बेचता है। कब? कैसे में? 10 रुपया में। देखिए पूंजीपति लोग यही बोलते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था यही बोलते हैं, देखिए हमने इतना कम दाम पे इतना अच्छा सुविधा आपको दे रहा है, इसीलिए पूंजीवाद को बढ़ाना है, उसको बढ़ावा देना है, उसको एनकरेज करना है हमें, ताकि हमें कम से कम दाम पे हमको वस्तुएं मिल जाती है। मगर अब बोलिए, लोग ये समझते थे जैसे दाम बढ़ता है लाभ ज्यादा होता है, मगर ये पूंजीवादी व्यवस्था में दाम तो कटौती होती है, कम होती है, फिर से कैसे उनको लाभ हो रहा है? फिर लाभ कहां से आ रहा है उसका? क्या कभी आपने सोचा है? वही मूंगफली, ये जो बेचता है हमारा घर में, हमारे इंदौर में रास्ते के बगल में मूंगफली को फ्राई करके, वही मूंगफली है। ये तो केवल फ्राई करके देता है, 20 रुपया लेता है, मगर वो मूंगफली लेके कहीं से लेके जाता है, कर्नाटक से मूंगफली लेके जाता है, गुड़गांव में मूंगफली को रिफाइन करता है, उसको पैकेट बनाता है, गुड़गांव में पैकेट बना के इंदौर बेचता है। कहाँ बेंगलोर, कहाँ गुड़गांव, कहाँ इंदौर, ये सब कुछ घूम घूम के आता है, फिर भी 10 रुपया। वो 20 रुपया में नहीं, क्वांटिटी उतना ही रहता है, देख लीजिए आप। वो 20 रुपया में जो बेचता है ना, पूरा जिंदगी 20 रुपया में बेच के मरते दम तक वो बेचता ही रहता है। ये जो पूंजीपति कहीं कर्नाटक से मूंगफली लेके गुड़गांव लेके जाके वहां उसको रिफाइन करके पैक करके बेचता है ना,
जैसे ही वो फैक्ट्री बनाता है ना, फैक्ट्री बनाने के 2 साल में गाड़ी ले लेता है, बंगला ले लेता है, एक फैक्ट्री को 2 फैक्ट्री बना देता है, 2 फैक्ट्री को 3 फैक्ट्री बना देता है। ये बेचारा, उसका बाप भी मूंगफली बेचता था इंदौर के सर्कल में वो भी मूंगफली बेच रहा है, उसका घर भी नहीं बना, उसका बेटे पड़ा भी नहीं, मगर ये 20 रुपये में बेच रहा था, मगर वो 10 रुपये में बेच रहा है। इसमें क्या है? ये एक अनोखापन है ना पूंजीवादी व्यवस्था का। कैसे वो कम दाम पे बेच के भी मुनाफा कर रहा है? कभी सोचा आपने? सोचा क्या? सोचना है कि नहीं? सोचना है कि, बोलिए ना, सोचना है कि नहीं? सोचना है ना? अच्छा, मूंगफली को छोड़ दीजिए। अगर आप एक हैंडलूम व्यूअर के पास जाके अगर आप एक कपड़ा खादी का उसके व्यू करते हैं ना, व्यू करने को क्या बोलते हैं? प्रेस करते हैं। हाँ हाँ प्रेस। हाँ, नहीं प्रेस नहीं, हाँ बुनाई, बुनाई, हाँ बुनाई, हाँ बनाते हैं ना, उसका दाम कितना है? हैंडलूम प्रोडक्ट के लिए ज्यादा है ना? और वो बंदा एक शर्ट, 1 मीटर का शर्ट को बुनाने के लिए वो 2 दिन 3 दिन लेता है। मालूम है, बेंगलुरु में एक फैक्ट्री था किर्लोस्कर टोयोटा का, वो मशीन बनाता है टेक्सटाइल का, इतना बड़ा बड़ा मशीन बनाता है। वो लोग आके बोल रहे थे, मजदूर, उनका मैं लीगल एडवाइजर था, वो बोल रहे थे, कामरेड हमारा जो मशीन बनती है ना, 2 महीने में एक मशीन बनता है। मैंने बोला 2 महीने में एक मशीन? कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। 100 लोग मिलके 2 महीने में एक मशीन बनाते हैं। 100 परमानेंट वर्कर्स है, 500 कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह है, कुल मिला के 1000 है। 1000 लोग 1 महीना दे के ये कितना बड़ा मशीन बनाता है। बाद में बोला, अरे यार कौन सा मशीन है? वो बोला, कामरेड वो मशीन अगर चलाएंगे ना, 1 घंटे में आपको 10,000 मीटर कपड़ा आ जाता है। 1 घंटा में 10,000 ये बंदा जो हैंडलूम व्यूअर है, 1 मीटर को बुनने के लिए 2 दिन लेता है, मगर ये 1000 लोग मिलके जो मशीन बनाया, उसमें अगर मशीन को चलाते ही 1 घंटे में 10,000 मीटर आ जाता है। जैसे ये 10,000 मीटर आ रहा है ना, तब आप देख रहे हैं आपका सभी जो भी पहला मिल्स था ना, वो बंद हो रहा है। हाँ, कल इलाहाबाद में बोल रहा था, कामरेड यहाँ एक मिल था, मैंने पूछ रहा था कहाँ कहाँ यूनियन है हमारा, यहाँ एक मिल था कामरेड, वो बंद हो गया। मैंने बोला, अरे यार कहीं भी जाओ सभी ये बोलते हैं हमारा मिल बंद हो गया, हमारा मिल बंद हो गया, मगर कपड़ा तो इतना आता रहता है। कहां से आ रहा है? ये कपड़ा आ रहा है वो मशीन से, ऐसा बड़ा बड़ा मशीन बना रहा है। वो मशीन जो मजदूर काम करते थे ना, उसको रिप्लेस कर रहा है। वो मशीन के लिए 2 बंदा बस, 1000 लोग करने वाले, बुनने वाले कपड़े को एक मशीन बुन देता। ये पूंजीवादी व्यवस्था की अनोखापन है ना। अभी मुझे ये जब ये घंटा में 10,000 मीटर बुन सकता है मशीन, तब उसका कॉस्ट कितना होता है? कम होना है कि नहीं? कम होना है ना। ये जो बंदा आपके इंदौर के गली में मूंगफली बेच रहा है, वो पूरा दिन करके 1 किलो बेचता है, 2 किलो बेचता है, ज्यादा बोले तो, है ना। मगर वो जो गुड़गांव में बनाता है ना मूंगफली का पैकेट, वो 8 घंटे में कम से कम 1000 किलो होगा, शायद 1 टन मूंगफली का पैकेट बना देता है 8 घंटे में, 10 बंदे या 20 बंदे को पकड़ के। तब उसका कम होता कि नहीं? उसका दाम, उसका कास्ट कम होता कि नहीं? क्यों, आपको मालूम नहीं हो रहा है क्या? मैं बोल रहा हूं कम होता कि नहीं? कम हो रहा है ना। ये पूंजीवादी व्यवस्था का एक अनोखापन ये है, वो मास प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं उसको? मास प्रोडक्शन बोलते हैं। सामूहिक रूप से उत्पादन होता है, इतना ज्यादा क्वांटिटी उत्पादन होता है ताकि उसमें वो एक
क्वांटिटी का कास्ट जो बढ़ता है उसको प्रोड्यूस करने में वो कम हो जाता है, घटते जाते हैं, इतना कम हो जाता है। उस समय में उसका मुनाफा होता कि नहीं, होता कि नहीं, होता है ना, होता है। और मुनाफा का मतलब मुनाफा ही नहीं है, जैसे एक पेन का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को वो तय करता है, वैसे हम जब ये बेचने के लिए 5 रुपया बोल देता है, जब हम जाते हैं श्रमिक लोग हमारा श्रम शक्ति को बेचते हैं, हमारा श्रम शक्ति को जो हम बेचते हैं उसका दाम को किसको फिक्स करना, किनको तय करना, वो कैसे तय होता है, ये एक विषय है। देखिए वो पूंजीपति बोल देते हैं, फैक्ट्री का मालिक बोल देता है, देखिए हम तो मल्टीनेशनल कंपनी है, हम कानून के जरिए जाएंगे। जब भी आप मल्टीनेशनल कंपनी के पास जाते हो ना, वो बोलता है देखिए हम ठेकेदार मजदूर को भी न्यूनतम वेतन से कम नहीं देते, पूछ लीजिए किसी से, 1 पैसा भी कम नहीं देते, न्यूनतम वेतन, न्यूनतम वेतन। आपको भी मालूम है ना, मालूम है कि नहीं, जो लोग ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के साथ मिले हुए हैं उनके साथ वही बोलता है। वो जब भी कोई भी कॉर्पोरेट हो, जो कंपनी में HR PR वगैरह वगैरह रहता है, फैक्ट्री मैनेजर वगैरह वगैरह रहता है, जो ये मारवाड़ी लोग होते हैं ना, कोई मारवाड़ी हो तो मुझे गलत मत समझिए, ये मारवाड़ी लोग होते हैं ना, वो खुद मालिक है, खुद मैनेजर है, खुद सब कुछ है होते हैं ना, वो लोग ये मानते नहीं है। मगर जो कॉर्पोरेट का लोग हैं, जहां पे ये कुछ काम करने के लिए वो खुद मालिक खुद नहीं आता, वो ऐसा मालिक है, पूंजीपति लोग अपना पैसे को गिनने के लिए भी कुछ लोगों को रखते हैं। उनके पास जो पैसा होता है ना, उसको गिनने के लिए हजारों लोग काम करते हैं। आपने सोचा है टाटा का जो ग्रुप है, टाटा का ग्रुप के पास जो पैसा है उसको गिनती करने के लिए कम से कम पूरा देश में 10,000 से ज्यादा लोग काम करते होंगे, जो अकाउंटेंट लोग हैं, उसके पैसे को गिनने के लिए। मगर हमारा पैसे को गिनने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं रहता है। आज मजूरी आया, कल खाली हो गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मजूरी तो 7 तारीख को आता है, 30 तारीख को ही खत्म हो जाता है ना। ऐसा भी हमारा जिंदगी तो ऐसा है। मगर उनका जिंदगी कैसे है, जो पैसा उनके पास आता है ना, उसको गिनती करने के लिए भी हजारों लाखों लोग काम करते हैं। वैसे भी एक माहौल है। अभी मेरा ये प्रश्न है, हमारा जो श्रम शक्ति है उसको भी उत्पादन करने के लिए कुछ खर्चा होता है ना, होता कि नहीं। जैसे पेन का उत्पादन करने के लिए आप जैसे बोलते हो ना, वैसे हमारा श्रम शक्ति को उत्पादन करने के लिए क्या खर्चा होता है, क्या आप कभी सोचा है? कितना होता है, कैसे होता है? खाने के ऊपर खर्चा, घर के ऊपर खर्चा, कपड़े के ऊपर खर्चा, बीवी का खर्चा, बेटे का खर्चा, बाप का खर्चा, भाई का खर्चा, बहन का खर्चा, वो सब कुछ होता है ना, होता कि नहीं, होता है ना। इसलिए ये जो पूंजी और श्रम जो होते हैं, ये श्रम लगा के ये पूंजी के साथ काम करते करते समय में वहां एक सामाजिक संबंध बन जाता है, बनता कि नहीं। एक ऐसा सामाजिक संबंध, आप जहां जाके आपका श्रम शक्ति को बेचते हो ना, जितना आपको तनख्वाह आता है ना, उसके ऊपर आपका संबंध आपके बीवी के साथ, बच्चों के साथ, बहन के साथ, बाप के साथ, मां के साथ, रिश्तेदार के साथ बन जाता है। आप कभी भी देखिए, अगर आपके गांव में जाएंगे ना, समझिए, अगर मैं हूं, आपका तो मैं ये एग्जाम्पल नहीं दूंगा, उदाहरण नहीं दूंगा, मेरा ही उदाहरण दूंगा। मैं हूं, मेरा चीचा का बेटा मेरा गांव में रहता है, जैसे ही वे मेरा घर आता है, चीचा का बेटा शहर में, बेंगलुरु में, हम तो किराए के मकान में रहते हैं। एक दिन देखती है मालकिन, दूसरे दिन बोलते है, उमेश जी आपके घर में कोई आया है। मैं बोला हाँ आया है। 3 दिन हो गए? हाँ 3 दिन हो गया। पानी तो नहीं आ रहा था। उसका मतलब है
मैंने घर दिया था 2 दिन 2 लोगों के लिए, आपको और आपकी बीवी को। आपका कोई आ गया रिश्तेदार का, कोई होगा, 2-3 दिन हो गए, 1 हफ्ते हो गए, इसीलिए 3 दिन के बाद रखने के लिए हम भी सोचते हैं कि मालकिन कहीं ये ना बोले कि ये पानी का पैसा और भी जल पड़ जाता है ना। जैसे हम नगर में रहते हैं ऐसे सोचते हैं, मगर आप गांव में जाओ, आपके चचा के घर कितना भी दिन रहो, वो सोचते नहीं है, वो बोलते हैं चलो कुएं से पानी लाते हैं, पी लेते हैं, उसमें क्या है। जैसे ये जो पूंजीवादी व्यवस्था ज्यादा होता है, टाउन का मतलब है वहां फैक्ट्रियां रहती है, हर एक के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। जैसे हर एक के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, सब कुछ के लिए आपको अंदाजा लगाना पड़ता है, अगर एक आदमी ज्यादा हो गया 1 हफ्ते से तो उसका खर्चा कितना होता है। जैसे जैसे आप पूंजीवादी व्यवस्था के नजदीक पहुंचते हो ना, वैसे वैसे आप अपने और अपने बीवी का और बच्चों का ही आप सोचते हो, भाई बहन को छोड़ देते हो, माँ बाप को भी छोड़ देते हो, रिश्तेदार को छोड़ देते हो। छोड़ते कि नहीं? ये सही है कि नहीं? आपको बोलना है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारा दूसरा अलग है, अगर ऐसा हो तो बोल दीजिए मुझे, कोई होगा एक्सेप्शन। क्यों? देखिए आप किसके साथ रहना है, आप किसके साथ शादी करना है, आपका शादी का रिश्ता क्या होना है, शादी में कितना आपको दहेज मांगना है, वो सब कुछ ये व्यवस्था तय करती है। तय करती कि नहीं? वो बोल देती है देखो मेरा बेटा तो वो कंपनी में काम कर रहा है, वो कंपनी में काम कर रहा है तो आपके बेटी को ले रहे हैं, आपको तो दहेज में कार तो कम से कम देना है। बोलते कि नहीं? बोलता है ना। जैसे आपका कंपनी का काम बढ़ जाता है, अच्छे कंपनी में आप काम कर रहे हो तो मतलब आपका मजूरी ज्यादा है, तब आपको बोलना है चलिए हम ही शादी करवा देते हैं, कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो इतना अच्छा तनख्वाह आता है। मगर उल्टा हो रहा है, उल्टा ये हो रहा है कि जिसका तनख्वाह ज्यादा हो उसका दहेज ज्यादा होता है। होता कि नहीं? बोलना है आपको, होता कि नहीं? है ना। ये एक समाज में ये उसूल बन गया है, अगर किसी ने बड़ा अफसर बन गया तो उसका शादी बहुत जोर से होना है और शादी में दहेज भी ज्यादा देना है। अब बोलिए आपका शादी का बारे में कौन तय कर रहा है? पूंजीवादी व्यवस्था तय कर रही है, आप नहीं तय कर रहे, है ना कि नहीं? आपका सभी रीत रिवाज जन्म से लेकर आखिरी दम तक, जब तक आपको दफन करते हैं ना, ये सब कुछ सबके ऊपर समाज का पकड़ रहती है। अगर आप गांव में रहते हैं ना, तब आपकी बहन की बेटियां कभी भी जींस नहीं पहन सकती है। ये बोलती है अरे गांव में रह रहे हैं जीन्स पहन रहे क्या तुम? आपकी बेटी जीन्स पहन के 1 या 2 दिन वहां रह के वापस आ जाती है, क्योंकि आप तो शहर में रह रहे हो, आपके अंदर वो चलता है, मगर गांव में चलता क्या? नहीं। क्यों? वहां गांव में तो वो सामंतवादी व्यवस्था का पकड़ है कि नहीं? गांव में ये बोल देते हैं अरे यार गांव में रह रहे हैं, लोग क्या बोलते हैं, तेरी बेटी जीन्स पहन के जा रही है, बोल देते हैं ना। इसलिए आप समाज के लिए डरते हो। मगर सिटी में क्या होता है? सिटी में ऐसा होता है बगल वाले घर में कौन रहता है हमको मालूम नहीं रहता है, मालूम रहता है क्या? इसलिए वहां क्या होता है, एक बंदे के साथ दूसरे बंदे का कोई भी रिश्ता नहीं होता है, रिश्ता होता है आपको और पूंजीवादी व्यवस्था के साथ। ये पूंजीवादी व्यवस्था ये तय करता है आप क्या खाते हो, क्या काम करते हो, सब कुछ तय करता है। तय करता है कि नहीं? जब मैं छोटा बच्चा था ना, मेरा माँ को केवल पकौड़ा बनाना आती थी। जब मेरा बेटा बन गया ना, मेरा बेटा को भी मेरे माँ ये देख रहे थे, उस समय में मेरी माँ को पानी पूरी बनाना, मसाला पूरी बनाना, उसके साथ गोभी बनाना,
उसके साथ ही साथ अभी बोल रही थी 4 साल पहले, ये पिज्जा कैसे बनाते हैं मुझे मालूम नहीं, ये हमेशा बोलता रहता है पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है। कौन? मेरा बेटा। वो औरत को पिज्जा का नाम ही नहीं मालूम था। अभी मेरे बेटे को खिलाने के लिए पिज्जा बनाना भी सीख लिया। ये पिज्जा कहां का खाना है? पिज्जा तो भारत का खाना नहीं है, ये तो अमेरिका का खाना है। अमेरिका से पिज्जा क्यों आया भारत में? देखिए, पिज्जा बनाना जो अमेरिका के छोटे छोटे दुकान में बनते थे ना, रेस्टोरेंट में बनते थे ना, वो पिज्जा बनाना बहुत बड़े बड़े कंपनियों में बनना शुरू हो गया। ये होटल का इंडस्ट्री मल्टीनेशनल कंपनी बन गया। वो आके केंटकी फ्राइड चिकन के नाम पे वो दूसरा कोई पिज्जा का दुकान है ना, डोमिनोज कहां का है? अमेरिका का है। हाँ, जो खाना हमको मालूम ही नहीं था। अब कभी देखे थे जब आप बच्चे थे ना, तब कभी देखे थे गोभी मंचूरी, हाँ, नूडल्स, चिकन नूडल्स, मेमोस तो मैं आज सुन रहा हूं 50 साल के बाद। पहले मैं भी नहीं सुना था। देखिए कैसे पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ती जाती है। पूंजी जाने वाले कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होता जहां उसका प्रवेश नहीं होता। वही तो मैं बोला, नमक से लेके लोहा तक टाटा का साम्राज्य। ये पूंजीवादी व्यवस्था का ये अनोखापन है, वो हर कोई इससे को नहीं छोड़ता जिंदगी में। ऐसा एक माहौल भी बन जाता है। अगर आप सोचेंगे ना, कल सुबह उठते ही आपने ब्रश करना शुरू कर दिया, ब्रश किसका है, पेस्ट किसका है, सोप किसका है ना? बाहर आते ही अगर आप पानी पीना शुरू कर दिया, पानी किसका है? आपके साथ मल्टीनेशनल कंपनियां इतना मिला जुला रहता है, आपको ये मालूम ही नहीं होता है। अगर आप 100 रुपया खर्चा करेंगे ना एक दिन में, 90 रुपया कोई ना कोई कंपनी को जाता है कि नहीं जाता है ना? आपका पूरा जो भी कमाते हो, जो भी खर्चा करते हो, आखिरी में कहां जाते हैं? जैसे गंगा जाके समुद्र में मिलती है ना, वैसे आपका जो भी खर्चा होता है कोई ना कोई पूंजीपति के खजाने में चला जाता है। इसीलिए उसे बोलता है मोनोपोली बन जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी बन जाता है, राष्ट्र में मोनोपोली एकाधिकार बन जाता है। राष्ट्र से बाहर जाते हुए वो बहुराष्ट्रीय कंपनी बन जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी बनते ही ग्लोबल मोनोपोली बन जाती है, जागतिक रूप से एकाधिकार बन जाता है। उसका कंट्रोल इतना रहता है, वो पूरा सरकार को चलाता है। अगर सरकार उसके खिलाफ गएगा ना, वो सरकार को ही बदल देती है। ऐसा पूंजीपति व्यवस्था है। आपको मालूम है, जब मोदी जी ने अभी अमेरिका गए थे ना, तब उसका इतना स्वागत हुआ। मोदी मोदी चला रहे थे लोग। अमेरिका का प्रेसिडेंट ने बोल दिया, आप तो दुनिया के ऐसे नायक को देखे नहीं थे, अब तो विश्व गुरु है। अमेरिका का प्रेसिडेंट ने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के तारीफ कर रहा है, और फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर को भी तारीफ कर रहा है। फ्रांस का अध्यक्ष भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को तारीफ कर रहा है। क्यों? अमेरिका का अध्यक्ष बोलने शुरू कर दिया, देखिए मोदी जी ने केवल भारत में नहीं, अमेरिका में 10 लाख उद्योगों की सृष्टि किया। मोदी जी तो विश्व गुरु है। देखिए हमारा मोदी केवल भारत में नहीं, अमेरिका में 10 लाख उद्योगों को छुट्टी किया। कैसे किया? कभी आपने जान के देखा कैसे किया? कॉन्ट्रैक्ट दिया अमेरिकन कंपनी को, नहीं, अमेरिका में। वो क्या हुआ, भारत देश ने जो 75 साल से जनता की जो भी टैक्स लेके हुए एयर इंडिया बनाए थे ना, वो एयर इंडिया को तो इन्होंने बेच दिया टाटास को। टाटास ने उसको 2,500 करोड़ रुपए में ले लिया, मगर उसका एयर इंडिया के पास तो 2.5 लाख करोड़ का संपत्ति है।
वो 2,500 करोड़ रुपए में लेने के बाद उन्होंने क्या किया, बैंकों से कर्जा लिया और अमेरिका की बोइंग इंडस्ट्री के लिए 1,000 एरोप्लेन खरीदने के लिए, हवाई जहाज खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया। 1,000 हवाई जहाज को अगर अमेरिका की बोइंग कंपनी ने एयर इंडिया को ट्रांसफर करना हो तो वो फ्रांस के साथ मिलकर बनाना है उसको। इसलिए फ्रांस और अमेरिका दोनों में मिलकर 1,000 हवाई जहाज बनाने के लिए 10 लाख उद्योगों की सृष्टि हो गई। भारत की जनता की संपत्ति को टाटा को बेचते इन्होंने अमेरिका की मदद की। इसलिए अमेरिका उसको बोल रहे हैं आप तो विश्वगुरु हो, विश्वगुरु हो। वो विश्वगुरु ऐसे बना जैसे भारत की संपत्ति को निजीकरण करते हुए, बढ़ाया नहीं, निजीकरण करते हुए। देखा ना आपने, ऐसे जैसे जैसे एकाधिकरण होते रहते हैं पूंजीपति व्यवस्था में, वैसे वैसे वे विश्वीकरण हो जाता है, ग्लोबलाइज्ड हो जाते हैं कंपनी। जैसे वो ग्लोबलाइज हो जाते हैं तब उसका पकड़ पूरा ग्लोब के ऊपर हो जाता है। आपको ये मालूम नहीं रहता है, कुछ भी बोलिए आप स्वदेशी स्वदेशी, आपको ये मालूम नहीं होता है आप जो कार है वहां कहां से है। अब जो काफी पीते हैं ना वो अफ्रीका से आया हुआ है या हमारा कर्नाटक के चिकमंगलूर से आया हुआ है, आपको मालूम ही नहीं रहता। ऐसा एक परिस्थिति आ गया। इसीलिए ये पूंजीवादी व्यवस्था ने बोला अभी जो राष्ट्र के अंदर आप करते थे ना, जिसको आप प्रोटेक्शनिज्म बोलते थे, हमारा राष्ट्र की इंडस्ट्री को मदद करेंगे, राष्ट्र में उद्योग सृष्टि करेंगे, उसको छोड़ो, उसे ग्लोबलाइजेशन बना दो। भूमंडलीकरण बोलते हैं ना, विश्वीकरण बोलते हैं ना, वैसे ग्लोबलाइजेशन आ गया। ग्लोबलाइजेशन आने के लिए क्या करना है आपको, लिबरलाइज होना है। क्या लिबरलाइज होना है, आपको ये नहीं बोलना है श्रम कानूनों से कि आपको परमानेंट वर्कर को ही रखना है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रखने के लिए छोड़ दो और आउटसोर्स करने के लिए छोड़ दो। केवल आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो आपको फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय को रखने के लिए छोड़ दो। आपके कानून में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय रखने के लिए अवकाश नहीं है, इसलिए आप कानून को बदलो, आपके श्रम कानूनों में संशोधन लाओ। ये पुराने वाले कानून है, ये जो ब्रिटिश जमाने की कानून है। हमको ब्रिटिश की जो भी ये तना गुलामी तन, उससे बाहर आना है। उससे बाहर आने का मतलब क्या है, परमानेंट वर्कर को चटनी करो और उसके जगह में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय को लाओ, निगदित समय का मजदूर, बस। इसलिए तो वो श्रम कानून आ रहा है। ये मोनोपोली जो होते हैं ना, जो एकाधिकरण हो जाते हैं ना पूंजीपति लोग, वो लोग पूरा अर्थव्यवस्था को इतना अपने कब्जे पे रखते हैं कि वहां कुछ भी नहीं चलता उनके बिना। अब बोलिए, अगर आप पिज्जा खा रहे हैं, अगर आप गोभी खा रहे हैं, अगर आप हमारा बेटिया अभी जीन्स पहन रहा है, उसका मतलब ये हमारा चॉइस नहीं है, ये पूंजीवादी व्यवस्था ने हमें वो खाने की आदत बना रही है। बन रही कि नहीं, बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं। जब मेरा पापा मैसूर सीमेंट्स में काम कर रहा था, उस समय में उसको रिटायर होने के बाद पीएफ का जो पैसा आता है ना, उससे एक छोटा सा मकान बना रहा था। मगर मेरा पापा जो वहां काम करके मजूरी लेके मुझे पढ़ाया ना, मुझे पढ़ाने के बाद मैं भी कमाना शुरू कर दिया। मैं कमाते ही मैं लोन ले लूंगा, लोन लेके मकान बना दूंगा। मेरी माँ तो वो जो मसाला रूनती है ना, वो इसमें रूनती थी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसमें रूनती थी। मेरा बीवी जो होती है वो थोड़ी करती है, वो तो एमए इकोनॉमिक्स किया है, तो क्या होना है, मिक्सी लाना है। मेरे माँ के जमाने में तो मिक्सी नहीं थी, मेरे बीवी के जमाने में मिक्सी आ गई। मिक्सी के साथ कुकर भी आ गई, कुकर के साथ और सब कुछ आ गया। कुकर को वो भी बनाता है, वही टाटा वाला है, वही बिरला वाला है, वो कोई ना कोई बना देता है।
जैसे ही मैं कमाना शुरू कर देता हूं ना, वैसे ही मैं मकान बनाना शुरू कर देता हूं। इसीलिए मकान के लिए क्या आ गया, टाटा हाउसिंग फाइनेंस आ गया, और बिरला का सीमेंट आ गया, टाटा का स्टील आ गया। पहले तो जब मेरा बाप मकान बना रहे थे तब स्टील और सीमेंट ही उनसे लेते थे। अभी क्या है, स्टील और सीमेंट को छोड़ दीजिए, ये जो ये आते हैं ना, उसके क्या बोलते हैं, पत्थर, हाँ पत्थर, ब्रिक्स नहीं, पत्थर, वो आरसीसी बनाने के लिए, हाँ हाँ, वो पत्थर जो आता है, पत्थर को लाते थे, सैंड को लाते थे, है ना, सीमेंट को लाते थे, सबको मिक्स करने के लिए लोकल वाले लेते थे। लोकल वाले को तो उद्योग मिल जाता था। मेरा पापा का घर बनाते समय में मैंने देखा, तब तो मैं ला कर रहा था। अभी मेरे भाई ने घर बनाया, कोई लोकल का बंदा नहीं है। कौन है वो, बिरला का रेडी मिक्स आ गया, रेडी मिक्स आके डंप कर दिया, एक दिन में हो गया। मैंने पूछा, अरे यार मेरा भाई, मैंने पूछा, अरे यार तुम तो पिछले साल एक मकान लिए थे, 5 साल पहले एक मकान लिया था, अभी भी दूसरा मकान ले रहे हो, ये कितना है आपके पास पैसे? अरे पैसे क्यों चाहिए? मेरा बाप ने पूरा जिंदगी 40 साल काम करते हुए 2 लाख इकट्ठा करके पीएफ का पैसा आया, उस पर ये एक मकान बनाया था 2020 में, 4 स्क्वायर का मकान। मेरा भाई तो 3 मकान बना दिया। अभी जो मकान लिया वो तो 2.5 करोड़ रुपया का मकान है। मैंने बोल रहा था 2.5 करोड़ का है, हाँ, वहाँ वो सीमेंट लाओ, स्टील लाओ, वो सब कुछ नहीं है। कौन का है? टाटा हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने बना दिया, उसमें मैंने ले लिया। पैसा कहाँ से आया? टाटा हाउसिंग फाइनेंस से मैं कर्जा लिया। मैंने बोला आपको कर्जा दे दिया? हाँ, मेरा तो 4 लाख रुपया तनख्वाह है। मेरी माँ पूछ रही थी, ये क्या बोल रहा था, 4 लाख रुपया 1 साल के लिए? वो गया, वो जाने के बाद मुझसे पूछा, 4 लाख रुपया बोल रहा था ना वो, क्या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए? नहीं नहीं, 1 महीना के लिए। महीने के लिए 4 लाख देता है इसको? क्योंकि 40 साल काम करते हुए उसका जो भी हस्बैंड था वो 4 लाख कभी नहीं देखा था। 40 साल काम करते हुए 4 लाख देता है क्या? ये क्या काम करता है फैक्ट्री में? मुझसे बाद में पूछना शुरू कर दिया। 4 लाख रुपया 1 महीने को देता है एक सीनियर मैनेजर को, मगर वही कंपनी में मजदूर को कितना देता है? न्यूनतम वेतन ठेकेदार मजदूर को, कायम मजदूर को होगा 40,000, 50,000, उसमें सीनियर मोस्ट को होगा 70,000 बस। कायम नौकर कितना है? 50। ठेकेदार मजदूर कितना है? 500। अभी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय भी आ गया, वो कितना है? 200। ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग कितना? 300। हजारों लोग वहां मजदूर के नाम पर काम कर रहा है। कोई ट्रेनी है, कोई अप्रेंटिस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई आउटसोर्स्ड है, कोई कैजुअल है, कोई फिक्स्ड टर्म है, मगर परमानेंट एम्प्लॉय तो 50 है। किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय का तनख्वाह 1 लाख से बड़ा नहीं, मगर वो अफसर जो है उसका तो तनख्वाह 4 लाख महीने की। वो 2.5 करोड़ का मकान नहीं खरीदता क्या? उसका कोई कर्जा नहीं देता क्या? देता है ना, वो 3-3, 4-4 भी घर बना देता है। वो घर बनाते समय में भी क्या होता है, वो 4 लाख जो दिया ना उसको, वो वापस किसको जाता है? वही टाटा को जाता है मुनाफा के साथ। इसे बोलते हैं हम एकाधिकरण, इसे बोलते हैं मोनोपोली, इसे बोलते हैं मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय भौगोलिक एकाधिकरण बोलते हैं। अब पूरा दुनिया का समाज, हर देश ये एकाधिकरण, मोनोपोली, मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में है। वो डिक्टेट करता है भारत देश का पॉलिसियां क्या होना है, मोदी जी क्या करना है, वो डिक्टेट करता है। जो बंदा प्रधानमंत्री बनके उनका काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं इससे अच्छा कोई भी इस देश को चला नहीं सकता।
वो पूरा जगत विश्व के लिए नायक हो जाता है। जो उनके खिलाफ बोलते हैं ना, उसको हर दिन गाली देते रहते हैं, ये बंदा ऐसा है, वैसा है, ये है, उसको छोड़ दो, उससे देश विनाश पे ऊपर जा रहा है, वो सब कुछ बोल देते हैं। अभी हमारा ये मुद्दा है, ये जो श्रम शक्ति बोल रहे थे ना, मैं वो श्रम शक्ति का कीमत कैसे हम अंदाजा लगाते हैं, उसी पे जाना है बात वापस। ये श्रम शक्ति का अंदाज इस देश के कानून है, न्यूनतम वेतन का कानून, मिनिमम वेजेस एक्ट बोलते हैं इसको। न्यूनतम वेतन का कानून में ये बोलता है, अगर कोई आके आपके कंपनी में 8 घंटा काम करते हैं ना, एक एक इंडस्ट्री के लिए एक एक न्यूनतम वेतन है। अगर वो 8 घंटा आपके इंडस्ट्री में काम करता है तो 8 घंटा आपके लिए वो श्रम शक्ति को बेचता है। वो श्रम शक्ति को उत्पादन करने के लिए क्या खर्चा लगती है, वो खर्चा को गिनती करके, कैलकुलेट करके ये न्यूनतम वेतन बनाते हैं। ऐसे ये मिनिमम वेजेस एक्ट में बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं बोलते हैं, करते नहीं बोल रहा हूं मैं, बोलते हैं। कैसे बनाते हैं वो? मैं ये इसीलिए बोला, ये जो न्यूनतम वेतन है ना, न्यूनतम वेतन की गिनती कैसे करेंगे बोले तो वो बोलते हैं, एक आदमी अगर एक दिन जिंदा रहना हो तो मुझे 2700 कैलोरी का आहार चाहिए। वो 200, 700, 1000 कैलोरी, वो नगर के लिए दूसरा है, ग्रामीण के लिए दूसरा है। मैं 2700 का ले रहा हूं। ये पूरा आपको दिमाग को खराब नहीं कर रहा हूं कि 2009, 2007 बोल के, एक गिनती के लिए बोल रहा हूं बस। 2009 भी, 2900 भी है, 2700 भी है। मैं 2700 ले लेंगे, है ना। वो 2700 क्यों चाहिए आपको? काम करने के लिए नहीं, वो प्रयागराज में सोया हुआ हनुमान जी है ना, वैसे सोते रहने के लिए 24 घंटा। अगर आप 24 घंटा सोए रहते हैं ना, आपका देह को संभालने के लिए हर दिन आपको 2700 कैलोरी शरीर के अंदर ताकत रहना है। आप तो हनुमान जी जैसे सोते नहीं रहते ना, गंगा को आती के इंतजार में ऐसे रहेंगे तो आपका जिंदगी नहीं चलती है। इसलिए वो बोलते सोफाइन कंडीशन बोल देते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में। सोफाइन कंडीशन का मतलब है सोए रहना। अगर आप सोए रहते हैं, अगर आपको देह को संभालना हो तो 2700 कैलोरी चाहिए आपको। और आपके घर में तो खाना पकाने के लिए आपका बीवी रहती है, आपका बच्चे भी रहते हैं। केवल श्रम शक्ति को आप जाके वहां व्यय नहीं करना है, श्रम शक्ति को भी फिर से रिप्रोड्यूस करना है, पुनरुत्पत्ति भी करना है उसको। ये श्रम शक्ति ऐसा एक चीज है जैसे आप उसको बेचने के बाद वापस नहीं ले सकते। ये अनोखा चीज है वो। देखिए ये पेन बेचने के बाद मैं बोलता हूं मुझे पेन नहीं चाहिए, ले रखो तेरा पेन तेरा पास बोल सकता हूं, मगर श्रम शक्ति ऐसे नहीं है। एक बार आप जाके 8 घंटा काम करने के बाद ये नहीं बोल सकते मुझे मेरा श्रम शक्ति वापस दे दो। क्या बोल सकते? क्या बोल सकते हैं? क्या मजदूर का मजदूरी का ये अनोखापन है, ये अकेला चीज है जिसको वापस नहीं ले सकते हो आप एक बार बेचने के बाद। इसलिए क्या करना पड़ता है आपको? बेचने के बाद आपके तनख्वाह के लिए वेट करना पड़ता है। अरे दे दो भाई, दे दो भाई। 1 महीना वेट करना पड़ता है आपको। 1 महीने के बाद आपको मजदूरी मिलता है फैक्ट्रिया में, है ना। वो मालिक आपके कसर पे रहता है कि नहीं? ये 2700 कैलोरी आपको चाहिए। आपको बीवी और बच्चों को दोनों को मिला के उनको 2 यूनिट बोल देते हैं, आपको बोल देते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट और 2 यूनिट मिल गया तो 3 यूनिट बन जाता है। ये 3 यूनिट के लिए 2700 का गिनती करता है। उतना कैलोरी आपके अंदर वो श्रम शक्ति होना हो तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? हम तो ऐश्वर्या राय तो नहीं है, दीपिका पादुकोण भी नहीं है, हाँ, शाहरुख खान भी नहीं है। कैलोरी के
दाम पर खाने के लिए। हमें वो खाते हैं, सुबह पे जलेबी दे दिया खा लिया, पुआ दे दिया खा लिया, रोटी दे दिया खा लिया। हम कैलोरी को कभी गिनती करते हैं क्या? नहीं। ये कैलोरी को गिनती करने वाले कौन है? ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, वो लोग हैं, क्योंकि वो बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं होना। हमारा तो वो उसूल नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है कैलोरी का मतलब क्या होता है, मगर वो कैलकुलेट करते हैं कैलोरी के ऊपर ही। तब ये 3 यूनिट के लिए कितना कैलोरी होता है, वो कैलोरी को लेने के लिए कितना सब्जी चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितना तेल चाहिए, कितना दूध चाहिए, कितना अंडा चाहिए, कितना मांस चाहिए, वो सब कुछ गिनती करके वो एक अंदाजा लगाता है। समझिए वो गिनती करने के बाद ये 3 यूनिट के लिए 10,000 रुपया बन गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, ये केस में रफ्ताकोस जजमेंट बोलते हैं उसको, इसमें तो उसका 2700 कैलोरी के बारे में अपने चर्चा कर रहे हो। वो रिटायर होने के बाद क्या है उसका, है ना, और उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या है, उसका स्वास्थ्य के लिए क्या है, वो कुछ नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, अगर समझो आपका गिनती से 10,000 रुपया निकल के आया ये 2700 कैलोरी के लिए, उसके ऊपर 25% लगा के देना, ताकि उसके रिटायरमेंट के बाद उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसका कुछ बचौती के लिए। तब क्या हो गया, 10,000 आपका गिनती आया, उसके साथ 25% मिला दिया, तो कितना हुआ? 12,500 ना, हाँ 12,500 हो गया। इसे बोलते हैं न्यूनतम वेतन। एक हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग है, हर एक राज्य के लिए एक अलग अलग है। मकान का किराया, कपड़ा भी है। हाँ उसमें है, उसमें मकान का किराया और कपड़ा भी है। वो मिला के 26,000। हाँ नहीं, वो 10,000 के अंदर वो ये आ जाता है, उनके गिनती से। हमारा गिनती नहीं बोल रहा हूँ हमारा गिनती नहीं बोल रहा हूँ, उनका गिनती से। हाँ, फॉर्मूला के जरिए वो कैलकुलेट जो 2700 कैलोरी के लिए करते हैं 3 यूनिट के लिए, 3 यूनिट के लिए कपड़े और मकान को भी मिला के 10,000 बना देते हैं वो लोग। इससे तो न्यूनतम वेतन बनता है। हमने वो कैलकुलेट किया। वो न्यूनतम वेतन का जो कानून है, वो कानून बोलता है हर 3 साल में, 5 साल में उसको रिवीजन करना है। मगर कहीं भी नहीं होते हैं 3 साल में, 5 साल में, कहीं भी नहीं होता है ना। मैं पिछले हफ्ते देहरादून गया था, वहां बोल रहे थे हमारा साथी, हमारा यहाँ तो 10 साल हो गए ये न्यूनतम वेतन का नहीं हुआ। हाँ 15 साल हो गए। चलिए आज मैं यहाँ आया तो मुझे मालूम हुआ 15 साल हो गए। कर्नाटक में बोल रहे थे 7 साल हो गए, देहरादून में उत्तराखंड वाले बोल रहे थे 10 साल हो गए, यूपी वाले बोल रहे थे 8 साल हो गए, आप बोल रहे 8 साल। हाँ 8 साल होगा शायद। एक इंडस्ट्री का 8 साल होगा, दूसरा इंडस्ट्री का 10 साल भी होगा, दूसरा इंडस्ट्री का 5 साल भी होगा। वो रिवाइज ही नहीं करते, मगर वही पे चलता रहता है। मालूम है जब मैं कर्नाटक का न्यूनतम वेतन के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस समय में हमने देखा वो 12,000 या 14,000 बनाया था ना, उसमें दूध के लिए कितना डाला है। 1 महीने के लिए 450 रुपया 4 लोगों के लिए दूध। 1 महीने के लिए 4 लोगों के लिए 450 रुपया दूध, वो 12,000 में मिला हुआ, 12,500 में। और सब्जी के लिए 350 रुपया समझिए। ये कैलकुलेट करते समय में ही इतना बदमाशी कर लेते हैं वो लोग। ये करते करते वो भी हर एक जगह के लिए एक मिनिमम न्यूनतम वेतन हो जाता है। देखिए दिल्ली में एनसीआर में 16,000 रुपया है ना। कहां तक? यमुना ब्रिज पार करने तक। यमुना नदी पार कर लो 12,000 रुपया बस। बीच में क्या है? यमुना है बस। बीच में यमुना है इसलिए वो यूपी बन गया,
ये दिल्ली बन गया, दिल्ली में तो 16,000 है, वहां पे तो 12,000। मगर बोलता है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, मगर पूरा नेशनल कैपिटल रीजन के लिए एक न्यूनतम वेतन नहीं है। पूरा देश के लिए वो एक जीएसटी बोलता है, एक देश एक कानून, एक देश एक भाषा, सब कुछ एक एक बोलते हैं। क्यों ना एक देश एक न्यूनतम वेतन जो हम मांग रहे हैं ना, सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन मांग रहे हैं ना 26,000 बनाओ के क्यों नहीं 26,000 बना रहे हो? देखिए, कानून के जरिए ही ये शोषण का एक रास्ता निकाल दिया हो, कानून के जरिए ही। इसीलिए हम बोलते हैं ये कानून को भी चाहे हमारा संसद बनाए या हमारा शासन सभा बनाए, उसके ऊपर पकड़ होती है किनका? ये पूंजीपति लोगों का। वो तय करता है इस देश में न्यूनतम वेतन कितना रहना है, न्यूनतम कैसे रहना है, न्यूनतम वेतन को कैसे कैलकुलेट करना है। मालूम है आपको, जब हमके स्वतंत्र मिला ना, जब हम हमारा संविधान रचा रहे थे ना, उस समय में संविधान रचना सभा में ये चर्चा हुआ केवल न्यूनतम वेतन के बारे में नहीं, न्याय सम्मत वेतन के भी बारे में बात हुआ, फेयर वेजेस बोलते हैं उसके साथ जीवित वेतन के भी बात हुआ। उस समय में चर्चा करते हुए बोला, देखिए हमारा देश तो अभी अभी स्वतंत्र हुआ है, अभी हमारे पास तो इतना साधन नहीं है, इसलिए पहले हम न्यूनतम वेतन के बारे में बात करते हैं, बाद में ये जो न्याय सम्मत वेतन बोलते हैं ना, फेयर वेजेस, और ये जो लिविंग वेजेस बोलते हैं ना, जीवित वेतन, वो दोनों को हमने संविधान के नामनिर्देशक तत्व जो बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो बोलते हैं, उसमें ये जो भाग 4 में आर्टिकल में मिला देते हैं। आगे आने वाला सरकार जैसे हमारा देश का अर्थव्यवस्था बढ़ती है, वैसे लिविंग वेजेस के लिए फेयर वेजेस के बारे में बात करना है क्या, ये बोल दिया गया। जब हमारा देश को हमने अपना संविधान को अपनाया 1950 जनवरी 24 से वो चालू हो गया, जारी हो। अभी तो हम अमृत वर्ष बना रहे हैं, आगे आने वाले 25 साल तो अमृत काल है। अमृत वर्ष होते समय में कोई भी बंदा फेयर वेजेस के बारे में बात नहीं कर रहा है, लिविंग वेजेस के बारे में बात नहीं कर रहा है। बगैर 2019 में जो वेतन का संहिता लाया ना, कोड ऑन वेजेस लाया ना, उसमें मैं जो बोला न्यूनतम वेतन ये है, उसके ऊपर फेयर वेजेस है, उसके ऊपर लिविंग वेजेस है, ये दोनों को छोड़ दीजिए, वो तो संविधान के 70 पे है।